अहं शवं शिवम् अहं शवं शिवम् अहं शवम् अहं शिवम् अहं शवं शिवम् अहं शवं शिवम् अहं शवं शिवम्। प्रणाम। आपका अपना एंकर अश्विनी भोगवान टीवी पर प्रोग्राम आज की खाज। इसमें हम लोग डिजिटल लिविंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल लिविंग में शिफ्ट करने के क्या क्या फायदे हैं और कोई नुकसान भी है क्या। तो ये हमने समझा, कल हम बात कर रहे थे, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि हमें लगा कि ये डिजिटल लिविंग की बात कर रहे हैं, मूर्ति पूजा, मूर्ति की बात कर रहे थे हम लोग। तो हमें ये समझ में आया डिजिटल लिविंग में शिफ्ट करने के बाद, डिजिटल लिविंग अडॉप्ट करने के बाद की बातें हैं ये सारी की सारी। और हम लोग इस विधा पर 1995 से काम कर रहे हैं, 1995 से काम चल रहा है इसके ऊपर। और उससे पहले हमने कुछ किया हो तो हमें पता नहीं है। तरीके से अगर काम करना की बात करें तो 1995 से शुरू हुआ। और 1995 में वो भी कब से, ये समझो हम अमेरिका गए थे तो अमेरिका से आने के बाद शुरू हुआ है। नहीं यार, हाँ तकरीबन अक्टूबर नवंबर कह सकते हैं, नवंबर में ही हुआ होगा। तो नवंबर से ये इस पे थोड़ा रेगुलर उस पे काम शुरू हुआ, एक विचार बन करके काम शुरू हुआ, सोच बन करके काम शुरू हुआ कि ये काम अब आगे समझना चाहिए। इसको एक्चुअली हम समझे तो सही, हमारी टीम, हमारे लोग, कई सारे लोग, चर्चा होती थी रोज बैठ करके, कुछ ना कुछ बातें होती थी। तो ये हमने देखा कि हमने समझने की कोशिश करी कि लेट्स सी डिजिटल लिविंग में, अगर हम डिजिटल लिविंग हमें देगा क्या। सबसे पहले तो हमें नेचुरली, हम लोग बिजनेसमैन थे या है पता नहीं अब, कि तब कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री चलाते थे। तो हमें ये लगता था कि डिजिटल लिविंग हमें देगा क्या। पहला रूल बिजनेस शुरू करने का मतलब क्या है, कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहला टारगेट ये होता है कि हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे। एक ही रूल है, एक ही नियम है और सबके लिए है, यूनिवर्सल है। वर्ल्ड में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कहता है कि मैं काम करूंगा और पैसे नहीं कमाऊंगा, मेरे को क्या प्रॉफिट होगा, मुझे क्या मिलेगा। तो यही सोच हमारे अंदर भी विकसित थी और हम इंडस्ट्री चला ही रहे थे, फैक्ट्री चला ही रहे थे। तो हमें पता है कि प्रॉफिट कमाना क्या होता है और प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो हमने सोचा डिजिटल लिविंग हमें क्या देगा। हमने अब यही समझने की कोशिश करी कि डिजिटल लिविंग हमें देगा क्या। तो डिजिटल लिविंग से फिर इसके ऊपर चर्चा, रोज बात होती थी। डिजिटल लिविंग का मतलब, अरे पेटीएम से पैसे देने हैं क्या, या चेक पेमेंट सारी चेक से करनी है क्या, हमें इंटरनेशनल ट्रांसफर करना है तो यार बड़ा टाइम लगता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो डिजिटल लिविंग में ये होता है क्या कि पेमेंट जो है, वो सारा पैसा जो है, कैश ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएंगी और आप सारा का सारा जो है वो बैंक से पैसा करोगे तो आपको लेने की जरूरत नहीं, आपको कोई लूट नहीं सकता। पर फिर एक डिसएडवांटेज समझ आ गया, अरे फ्रॉड तो, बैंक के फ्रॉड तो जब से ये डिजिटल पेमेंट का सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत होने लग गए। फिर उसके ऊपर साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज आने लग गए। तो हम अगर चाहते, हम इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं हम लोग, तो साइबर सिक्योरिटी में तो हम इमीडिएटली जा सकते थे, उस पर काम कर सकते थे। लेकिन हमने उसको चुना नहीं, क्योंकि हमने समझा कि ये डिजिटल लिविंग नहीं है। डिजिटल लिविंग और यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो वी वर वर्किंग ऑन डिजिटल लिविंग, नॉट ऑन using digital technology to live again the conventional life itself. So we wanted to change our life itself to digital life. तो उसमें पहला जो वो नियम निकल कर आया, पहला जो रूल निकल कर आया, पहली जो समझ आई हमें, वो आई कि डिजिटल लिविंग का मतलब है या तो आप जीवित हो या मृत हो, पहली बात। दूसरी, या तो आप जीवित हो या फिर आप बीमार हो, या फिर रोगी हो या निरोगी हो। दूसरा तीसरा कोई है ही नहीं। मतलब या तो आपको रोग है या आपको निरोगी है, आपको रोग नहीं है, दो ही चीजें हैं। फिर हमने समझा कि रोग कहते किसको है।
तो समझ में आया कि रोग उसको कहते हैं जो हमारी रोज की रूटीन की चीजों को डिस्टर्ब कर दे। हाँ यार, ये तो बड़ा आसान हो गया, मतलब समझना बड़ा आसान हो गया। डिजिटल का मतलब है ये या ये, बीच में कुछ नहीं। पर ऐसा होता है क्या? बीच में कुछ नहीं, बीच में तो लाइफ है। पैदा हुए, पैदा कब हुए आप? इसमें सबसे पहला वो ये है जो समझ में आया कि लोग कहते हैं कि जब आप दुनिया में आए तो पैदा हुए, पर ऐसा नहीं है। पैदा तो आप उसी दिन हो गए थे जिस दिन आप पेट में आए थे। जिस दिन आप पेट में आए थे उसी दिन हो गए थे। पता आपको कब लगा? ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है, सिस्टम की नहीं है, किसी की नहीं है। आपको नहीं पता लगा तो ये आपकी समस्या है। पर पैदा हम उस दिन हुए थे जिस दिन हम पेट में आ गए थे मां के। ये नियम है। डिजिटल लिविंग में ये तुरंत समझ में आ गया हमें कि भैया पैदा डिलीवरी से नहीं होता है। उम्र जो है वो कंसीवमेंट से गिननी चाहिए, डिलीवरी से नहीं। क्यों? डिलीवरी से अगर आप उम्र गिनोगे तो समस्या रहेगी। आपकी जो है उम्र है कम ज्यादा हो जाएगी, बेकार है वो, उस उम्र का कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभिमन्यु टेक्नोलॉजी को समझो। अभिमन्यु टेक्नोलॉजी क्या थी? आप गर्भ में जितना सीखते हो उतना बाहर सीख नहीं सकते। आपका जो बीज जब आप गर्भ में आते हो तो उसके बाद और जब गर्भ से छोड़ते हो गर्भ को, उस पीरियड में आप कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, आपको किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बिल्कुल आप अपने मां के साथ हो ज्यादातर या पिता के साथ हो, और कोई है ही नहीं, बाकी आसपास है और उनका कोई इतने गिनती नहीं होती है। हालांकि इफेक्ट हर चीज का पड़ता है, लेकिन मां के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसका इफेक्ट उसके ऊपर जाने दे, किसका इफेक्ट ना जाने दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है कि जो गर्भकाल होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखने सिखाने के लिए गर्भ में बैठे बच्चों को। तो माओ को ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि पहला इंटरफेस मां है बच्चों के लिए, क्योंकि वो गर्भ में आया है। जब तक वो गर्भ में नहीं आया, जब तक वो मां इंटरफेस नहीं है, गर्भ में आ गया तो वो मां पहला इंटरफेस है। मां चाहेगी तो पिता की बात उसको सुनाई देगी, मां नहीं चाहेगी तो पिता की बात उसको सुनाई नहीं देगी। आपको पता होगा कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? सुभद्रा। सुभद्रा कौन थी? सुभद्रा थी कृष्ण की बहन। कृष्ण की बहन, बलराम की बहन, कृष्ण और बलराम की सिस्टर, रियल सिस्टर। और उसका विवाह अर्जुन से करवाया था किसने? बलराम के इच्छा के अगेंस्ट। बलराम बड़े भाई थे और बलराम की कोई बात टालते नहीं थे, वो बड़े भाई की बात कोई टालते नहीं थे वो कृष्ण। लेकिन वो ऐसी सिचुएशन भी नहीं आने देते थे कि टालने की जरूरत पड़े, वो पहले ही टेक केयर कर लेते। प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव का मतलब ही यही है कि कोई प्रॉब्लम को पहले ही टेक केयर कर लो तो वो नुकसान मिनिमम पहुंचाएगी। अब जब कृष्ण ने सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगा दिया था और बलराम को अगले दिन पता लगा था, तो उन दोनों में क्या हुआ? उन दोनों का रिजल्ट ये निकला कि बलराम ने महाभारत में पार्टिसिपेट नहीं किया था। आपको पता है ना, बलराम ने महाभारत में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और बड़ा भाई जिसका के शिष्य था दुर्योधन, बलराम के शिष्य थे दुर्योधन। और दुर्योधन मतलब जिसके पास हस्तिनापुर का युवराज, और मतलब क्या 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 कहो उसके, कुछ भी कह सकते, सबको पता है दुर्योधन कौन था, धृतराष्ट्र कौन था, बलराम कौन थे और कृष्ण कौन थे, सुभद्रा कौन थी, अर्जुन कौन था, उनका पुत्र अभिमन्यु। मैं सिर्फ अभिमन्यु टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, बाकी और किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभिमन्यु टेक्नोलॉजी क्या थी? अभिमन्यु टेक्नोलॉजी थी ये क्या कहते हैं इसको, गर्भ में जितना सीखा जा सकता है वो
कभी भी नहीं सीखा जा सकता। और कष्ट के समय, मुसीबत के समय हमेशा वही सीखा हुआ काम आएगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी का यूज करना बता रहा हूं मैं आपको कि गर्भ में जो सीखा हुआ है मुसीबत के समय में वही काम आएगा। कारण आप देखो कि जब भी आपको प्रॉब्लम होती है या कोई कष्ट होता है तो आपके मुंह से क्या निकलता है? हाय मां। मां, और मां मतलब मां क्यों निकलता है? क्योंकि जब आप गर्भ में थे जो कुछ आपने सीखा वो मां ने सिखाया आपको, मां ने सीखने दिया आपको। तो इसलिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद एक ना एकलव्य टेक्नोलॉजी आती है। एक ना शंख मीटर बना था, डिजिटल शंख मीटर, जो लंग्स की एफिशिएंसी को क्यूमिनिटी लेवल नापता है। क्यूमिनिटी लेवल क्या होता है? क्यूमिनिटी लेवल होता है जो आपके लंग्स को फैक्ट्री बना लो आप, और वो क्यूमिनिटी प्रोड्यूस करती है, यानी हवा जो आप यूज कर रहे हो उसमें से कम्युनिटी को खींच लेती है। ये क्या बात हुई? हवा यूज कर रहे हो उसको कम्युनिटी उसमें से खींच लेती है। अरे भैया बड़ा सिंपल है समझना इस बात को। तो कैसे? पानी से बिजली बनती है। अब ये मत कहना कि ये बात तो सब जानते हैं। अरे भाई जानते हैं तभी तो बता रहा हूं। अगर मेरे को नहीं जानते होते तो मैं ये बताता ही क्यों? मैंने बात वही, हम कोशिश यही करते हैं, एग्जाम्पल वो लेने की कोशिश करते हैं जो सारे समझते हो। तो उसमें बिजली निकाल ली। अब कुछ लोग कहते हैं पानी में से बिजली निकाल ली तो क्या हो गया? पानी तो वैसा का वैसा रहा। कुछ लोग कहते हैं पानी में से अगर बिजली निकाल ली तो पानी तो रहा ही नहीं किसी काम का। अब ये कंट्राडिक्शन वाली बात है। साइंस क्या कहती है, टेक्नोलॉजी क्या कहती है? टेक्नोलॉजी तो ये कहती है कि अगर तुमने पानी में से कुछ निकाला है तो पानी उतना, उसका कंपोजिशन डिस्टर्ब हो गया। पक्की बात है ये 100% सही है कि अगर पानी में से आपने बिजली निकाल ली तो पानी का कंपोजिशन बदल गया, वो उतना फायदा नहीं देगा आपको। तो आपको वो बिजली रिप्लेनिश करनी चाहिए। मतलब तरीका क्या है? रिसाइकलिंग क्या है? प्रकृति की रिसाइकलिंग समझो, नेचर का रिसाइकिल सिस्टम समझो। लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है बहुत, जब बारिश होती है या बारिशों के दिन में भी वैसे भी बिजली बहुत चमकती है, वो हर समय चमकती है आकाश में। कहते हैं कि हर वक्त बिजली कड़कती रहती है आकाश में, कहीं दिखाई देती है, कभी कहीं दिखाई देती है, कभी कहीं दिखाई देती है, कभी कहीं दिखाई देती है। तो जैसा हिसाब किताब बनेगा वो नेचर तो नेचर है। तो नेचर कहती है कि तुम पानी में से बिजली निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन उसको रिसाइकिल करो। अब रिसाइकिल उसको ये पता ही नहीं है किसी को, वो रिसाइकिल भी हो सकती है, और रिसाइकिल पानी के माध्यम से होगी। ये भी कमाल की बात है कि रिसाइकिल भी पानी के माध्यम से ही होगी। उसको नॉर्मली क्या करते हैं, आपने सुना होगा ना, ये तड़ित चालक होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर जिसको कहता है। हर बड़ी बिल्डिंग के ऊपर एक वो त्रिशूल सा लगा रहता है। त्रिशूल एक्चुअली वो है जो बिजली को पकड़ता है और ट्रांसफर कर सकता है। मतलब आप कमाल देखो, हमारे जो हिंदू सिस्टम है, जो सनातन सिस्टम है, उसको समझो। त्रिशूल का मतलब क्या है? त्रिशूल जो है उस कड़कती हुई बिजली को पकड़ करके आपके जमीन में ट्रांसफर कर देता है। अगर उसको आप जमीन की, गंगा का पानी इतना बढ़िया क्यों है आपको समझ आ जाएगा कि त्रिशूल को अगर आप पानी में प्लांट करो तो जो बिजली जो ये लाइटनिंग है वो त्रिशूल अट्रैक्ट करके पानी में डाल देगा वापस। और बहुत ही सिंपल काम है ये तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई। त्रिशूल किसका बनेगा? दो ही आइटमें हैं, दो ही आइटमें हैं जिनका त्रिशूल बन सकता है, बनना चाहिए। एक है, नहीं 3 आइटमें है, सॉरी 2 नहीं 3 आइटमें हैं जिनका त्रिशूल बन सकता है, बनना चाहिए। एक कॉपर, प्योर कॉपर। दूसरा सिल्वर, प्योर सिल्वर, के सिल्वर के नाम से जाना है। तो प्योर सिल्वर वो नहीं होता जिसको आप वो प्योर सिल्वर कहते हो। प्योर सिल्वर होता है वो सिल्वर जिसमें तत्वों का बैलेंस कर दिया गया हो। 5 लाख रुपए 100 ग्राम, 5 लाख रुपए 100 ग्राम के हिसाब से बिकता है वो। के सिल्वर का नाम दिया गया उसको। वो है तत्वों को बैलेंसिंग करने का काम करता है। उसके तत्व अगर बैलेंसिंग है
बैलेंस्ड है, और उसका अगर आप त्रिशूल बना करके लगाते हो तो वो सारा का सारा जाएगा पानी, वो बिजली पानी में जाएगी। तो उससे दो फायदे होंगे, एक तो पानी में बिजली वापस चार्ज हो गई, और दूसरा क्या, दूसरा जो है, जो ये बिजली इधर उधर नुकसान पहुंचाती है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, किसी भी हालत में नहीं पहुंचाएगी। अब ये आपको देखने की बात है कि कितना बड़ा त्रिशूल डालना है, कैसे करना है। ब्रिज बनाते हो आप, नदी के ऊपर बनते हैं, उसके नीचे त्रिशूल खड़े करो ना, दिक्कत क्या है, बढ़िया काम करेगा। पिलर बनाते हो, पिलर के साथ त्रिशूल खड़े कर दो, मतलब इतना आसान रास्ता है, पर समझने की बात है। टेक्नोलॉजी समझेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे, तत्वों के गेम को समझेंगे, मॉलिक्यूलर गेम को समझेंगे। 24 मॉलिक्यूल्स, 5 तत्वों की बात करते हैं हम, तो 5 तत्व तो शरीर से रिलेटेड है, जीवित इंसान के, जीवित मनुष्य के। यहां पर ये बहुत समझने वाली बात है कि जो 5 तत्व बात किया गया, तो 5 तत्व 5 शरीर हैं, वो भी जीवित मनुष्य के, और किसी योनि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और किसी शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। जानवर, इंसान, जानवर, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वनस्पति, फलाना ठिकाना, कुछ नहीं, सिर्फ जीवित मनुष्य के 5 शरीर हैं। वो 5 तत्वों से रिप्रेजेंट होते हैं, उनका यूज करो, उनका इस्तेमाल करो, उनको कंपनसेट करो, और ये कंपनसेट करने के लिए के सिल्वर बेस्ड तत्व बैलेंसर टूल्स अवेलेबल है, प्रोडक्शन हो रही है, उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, पर ठीक है। अब क्या किया जाए, क्योंकि लोगों को पता ही है, समझ ही नहीं आ रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब लोग सोचते हैं प्रोग्राम लिख दो, अरे भैया प्रोग्राम लिखा जाता, इसमें भी प्रोग्राम ही लिखा जाता है। वो प्योर सिल्वर को, जो सोकल आज का जो प्योर सिल्वर है, प्योर सिल्वर को लेकर के उसको के सिल्वर में प्रोसेस किया जाता है। वो प्रोसेस करने वाले लोग है ही नहीं, क्योंकि तपस्या आती नहीं किसी को करनी। तपस्या का मतलब एक्सपेरिमेंट होता है, ये तो डिजिटल लिविंग में आने पे पता लगा, नहीं तो तपस्या का मतलब होता है हिमालय में जाके बैठ जाओ। अरे भैया कुछ नहीं रखा, कहीं कुछ नहीं रखा, सारी जगह एक जैसी है, सिर्फ फर्क क्या है कि जगह जगह पर अलग अलग वनस्पति होती है, कहीं पे कोई वनस्पति, कहीं पे कोई, क्योंकि जगह जगह का तत्व ज्ञान अलग अलग है। पूरी पृथ्वी का तत्व ज्ञान एक नहीं है। 5 शरीर, पृथ्वी एक जीवित वो है, तो पृथ्वी में 5 शरीर है, वो जीवित माने, जीवित इंसान नहीं माना है तो धरती को मां कहा गया है, तो जीवित है तभी देती है वो अनाज। अगर मरी होगी तो अनाज देती है, या बंजर जमीन पे अनाज होता है क्या, हो ही नहीं सकता। बड़ी सिंपल सा रूल है तो भाई। तो इसलिए समझो जीवित क्या है, और जीवित इंसान या जो भी जीवित है, प्राणी नहीं, ये जो बाकी योनियां नहीं, सोलर सिस्टम जीवित माना जाता है, सोलर सिस्टम जीवित माना जाता है, और मनुष्य जीवित माने क्योंकि चलायमान है, सिस्टम से चलते हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते हैं किसी को। सबसे बड़ी बात, हम लोग इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो हमारी प्रॉब्लम है। एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत कुछ बता देती है आपके बारे में, जीवन के बारे में, पर हम उसका उपयोग करना नहीं जानते, ये हमारी प्रॉब्लम है। एस्ट्रोलॉजी में टाइमिंग का फर्क होता है, टाइम का गैप अगर ज्यादा है तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता, उसका टाइम एक्यूरेट चाहिए। एक्यूरेट टाइम भी, अगर एक्यूरेट टाइम तो होना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये घड़ी जो है ये तो एक्यूरेट टाइम दिखाई नहीं सकती कभी भी, ये तो टाइम दिखाती है, एक्यूरेट का कोई मतलब नहीं है। सीजियम से बना दी, फलाना ठिकाना, वो सब बेकार की बातें हैं। आपकी हार्ट बीट वो है स्टैंडर्ड, उससे घड़ी बनाओ, और सबकी बायोलॉजिकल क्लॉक को नाम दे दिया ना कि बायोलॉजिकल क्लॉक कर दी और एक घड़ी कर दी, क्लॉक कर दी। अरे भैया कुछ नहीं रखा जिंदगी में, बायोलॉजी क्लॉक या नॉर्मल क्लॉक, इतने कंफ्यूजन में घुसे रहोगे तो कुछ डिजिटल लिविंग में नहीं आ सकते। डिजिटल लिविंग में आना है तो समझो कि आप सब कुछ हो, लग्जरी, हाईएस्ट लेवल ऑफ लग्जरी आपको मिलेगी अगर आप डिजिटल लिविंग में हो तो, पक्की बात है। खैर, मैं बात कर रहा था अभिमन्यु टेक्नोलॉजी के बारे में। मैंने बताया कि गर्भ में जितना इंसान सीख सकता है, मुसीबत के समय में वही काम आता है। कर्ण को देखो आप, मैं कर्ण का एग्जांपल दूंगा यहां पर। कर्ण टेक्नोलॉजी इसको कहूं या नहीं कहूं मैं कह नहीं सकता, पर कर्ण का एग्जांपल देखो। कर्ण भी पेट में था, पर उसको सिखाया किसी ने कुछ नहीं। मां तो इंटरफेस है, सिखाएगा कौन?
जिसको माँ चाहेगी कि वो सिखाए तो वही सिखा सकता है, और दूसरा नहीं सिखा सकता कोई। क्योंकि माँ इंटरवेंस अगर परमिशन नहीं देगा इन्फॉर्मेशन वहां पहुंचने की, तो कैसे जाएगी? माँ सो गई थी, अभिमन्यु ने बताया ना कि माँ सो गई थी, तो इसलिए मुझे निकलना नहीं आता चक्रव्यूह से, जाना आता है क्योंकि वो मैंने सुन लिया था जब तक सोई नहीं थी वो। तो माँ सो जाती है, इंटरफेस स्विच ऑफ हो गया तो काम खत्म है। फिर ये देख लो आप, मतलब इतना गूढ़ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है ये सारी की सारी, पर हमें पता नहीं। डिजिटल लिविंग ने हमें ये टेक्नोलॉजीज के दर्शन करवाए, दिखवाए, हमें समझ आया कि क्या है समय, क्या है वो ज्ञान, क्या है फलाना, क्या ठिकाना, क्या विज्ञान। हर चीज ज्ञान है तो विज्ञान है, वरना सब अज्ञान है। और अज्ञान कितना है? मतलब ज्ञान को अगर मैं एक बाल्टी मानूं तो विज्ञान क्या है? एक बूंद। और अज्ञान क्या है? धरती के ऊपर जितना पानी है सारा जोड़ लो। बल्कि मैं ये कहूंगा कि यूनिवर्स में जितना पानी है वो सारा जोड़ लो तो वो अज्ञान है। अज्ञान समुद्र कहा गया उसको। तो आप ये समझ लो इस बात को, और चलो आगे चलो। आधुनिक विज्ञान के युग में साइंटिस्ट भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि रोग की शुरुआत हमारे मन से होती है। मन में विचारों का झांझावात चलता रहता है। इन असंख्य विचारों में से ज्यादा विचार नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि नेगेटिव विचार स्वतः ही मन में आ जाते हैं, जबकि सकारात्मक विचारों के लिए हमें अपने आप को जानना पड़ता है। और इसी ज्ञान को तत्वोलॉजी भी कहा जाता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर सभी तरह के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसकी महिमा का बखान करते हुए महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रम एव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले लात्मनि विदन्ति। यानी इस संसार में तत्व ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। तत्व ज्ञान को ठीक समय आने पर कर्मयोगी अपने आप सब कुछ हासिल कर लेता है। इसी तत्व ज्ञान का महत्व समझा है प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल ने। तत्वोलॉजी यानी तत्व ज्ञान, अपने बारे में जानना। वो कहते हैं ना कि मन के बारे में जान लो, मन को कंट्रोल करो और मन के बारे में जान लो। पर मन के बारे में जानने के लिए कोई भी अभी तक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। हम लोगों ने अपने पिछले 25 साल के वैदिक टेक्नोलॉजी पर कार्य करते हुए रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचे कि तत्व ज्ञान से हम अपने मन को जान सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में इंजीनियरिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रोफेसर अग्रवाल अभी तक विभिन्न प्रकार के औद्योगिक, भोजन, रसायन और ऊर्जा शक्ति के क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा सुझाव दे चुके हैं। इनकी इसी प्रतिभा की वजह से इन्हें एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का गुरु भी कहा जाता है। प्रोफेसर अग्रवाल ने ये समझा कि टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हर समस्या का हल है और सांस लेने की भी कोई तकनीक होनी चाहिए। उनकी इसी सोच का परिणाम है श्वासपैथी। मन को जानने के बाद उस मन को स्थिर करने के लिए श्वास प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मन को स्थिर कर सकती है। कहते हैं ना कि सांस अगर आपकी श्वास प्रक्रिया ठीक है तो मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेंगे। वो कहते हैं ना, मन लगा के काम करो तो सफलता कार्य में निश्चित है। तो वो मन लगाने के लिए अगर आप श्वास पथी बन जाते हैं, यानी श्वास पथ को अपना लेते हैं, तो धीरे धीरे इस प्रक्रिया को जब आप अपने रूटीन में ले आते हैं तो आपका मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेगा, जिससे कि आपका जो भी आप काम करोगे, एक तो काम सेलेक्ट जो करोगे वो आपके मन के मुताबिक होगा। आप आलतू फालतू काम में अपना समय नहीं खराब करेंगे क्योंकि आपको अपना तत्व ज्ञान हो गया है। और उस मन को शांत करने के लिए अपनी श्वास प्रक्रिया को ठीक कर लेंगे। सांस क्योंकि हर समय लेते हैं
तो श्वास प्रक्रिया को अगर ठीक कर ले तो ये आपके मन और बुद्धि को इतना अच्छे से एक फ्रीक्वेंसी पर, कहते हैं ना, एक फ्रीक्वेंसी पर अगर चलने लगे, सिंक्रोनाइज हो जाए, तो उसके बाद आपके ब्रह्मांड, कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, तो आंख खोल करके आप 100 मीटर देख सकते हैं और आंख बंद करके पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं। इस तथ्य को, ये श्वास पथ पर चलने से ये तथ्य एकदम साबित हो जाता है। सांस को बेहतर उपयोग के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने लंग्स एफिशिएंसी मैनेजर टेस्टर यंत्र को इजाद किया है। इस यंत्र को हिडन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट ने तैयार किया है, जबकि इसके लिए रिसर्च टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर अग्रवाल की अगुवाई में किया गया है। इसका जो इलाज है, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा इंस्टीट्यूशन है टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, उसकी जो टीम है उसने रिसर्च की थी, उसको मैं हेड करता हूँ, प्रोफेसर अग्रवाल। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इसका इंस्ट्रूमेंट बनाया है फैक्ट एजुकेशनल ट्रस्ट की जो टीम है, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया। वो सारे के सारे टेक्निक प्रोफेशनल्स हैं, पिलानी, बिट्स पिलानी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पढ़े हुए हैं उन लोगों ने, और 20-20 साल का आईटी और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी मतलब आज की जो सारी ऑटोमेशन बनी है वो सारी ऑटोमेशन इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये एक ऐसा यंत्र है जिससे हम श्वास में उपयोग की गई वायु की मात्रा का पता लगा सकते हैं। इस यंत्र का प्रयोग करने के लिए इसके सेंटर में लाल रंग की लाइट लगी होती है। इस पर बाएं हाथ का अंगूठा रखकर 5 बार साइक्लो ब्रेथ यानी कि 5 बार लंबी सांस लेने और छोड़ने से इस बात का पता चलता है कि आपने सांस लेते समय हवा का कितना उपयोग किया है। इस तरह सांसों के सही इस्तेमाल से आप श्वासपैथी को अपनाकर लंग्स एफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी, रिसेप्टिव कैपेसिटी, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसके माध्यम से अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, मेंटल एबिलिटी को डेवलप करना और इसके साथ साथ ये आपके ब्लड प्योरिटी को भी इम्प्रूव करता है। यही नहीं, ये आपको एंगर, टेंशन रिड्यूस करने में भी आपकी मदद करता है। यानी कि श्वासपैथी को अपनाकर कई असाध्य बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है और साथ ही इसके जरिए आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। इस श्वासपैथी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब हमें बीमारी नाम का शब्द ही डिक्शनरी से गायब हो जाता है। यानी आपको कौन सी बीमारी है उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप श्वास पर ध्यान दें और श्वास प्रक्रिया आपकी हर बीमारी को, किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह के कीटाणु आपके शरीर में रह गए हो, उन सबको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके आपके रक्त से, आपके खून से बाहर फेंक देगा और आप टोटल बीमारी के रहित हो जाएंगे, गारंटीड है। वो कहते हैं 450 शंख, शंख इसकी यूनिट है। जैसे टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसे ही लंग्स एफिशिएंसी मेजरमेंट की यूनिट शंख रखी गई है, क्योंकि शंख ही एक ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो श्वास प्रक्रिया से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे शंख वैल्यू, आपकी शंख माप बढ़ता चला जाएगा, यानी 450 पर पहुंच जाते हैं अगर आप, तो गारंटीड है कि 90% बीमारियां आपके शरीर से बिल्कुल गायब हो गई और आप अपने आप को देव सैनिक कह सकते हैं। देव सैनिक यानी खुद बीमारी रहित और उनके 10 फुट के घेरे में किसी भी तरह की नेगेटिविटी आ नहीं सकती है। कहते हैं ना, ऑरा एक ऐसी चीज है जिससे कि जो आपको प्रोटेक्ट करता है, तो इससे आपका ऑरा इतना हो जाता है कि 10 फुट का घेरा आपके लिए टोटल प्रोटेक्शन का हो जाता है, जिससे आपके अंदर बीमारी, कोई भी बाहर की जो कीटाणु है वो आपको अटैक कर नहीं सकते। आज के व्यस्तम जीवन में लोगों के पास समय का बेहद अभाव है, लिहाजा वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन स्वास्थ्यपैथी के लिए सिर्फ 3 मिनट खर्च करने हैं और इसकी ट्रेनिंग केवल 3 मिनट की है, जिसे सीखकर आप अनेक रोगों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो श्वासपैथी की ट्रेनिंग भी सिर्फ 3 मिनट की है। पूरी जिंदगी में से 3 मिनट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और सांस आप हर समय लेते हो तो इसको हर समय यूज कर सकते हो, कोई उसमें कुछ किसी से पूछना नहीं है। सांस एक ऐसी श्वास प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब किसी से कुछ पूछना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इस श्वास पथ पर चलते हुए, समय आपके पास है नहीं तो 3 मिनट में काम हो जाएगा।
वास्तव में स्वास्थ्यपैथी आज के समय की मांग है। आज के आधुनिक दौर में अनेक रोगों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्यपैथी एक वरदान है और प्रोफेसर अग्रवाल एक भगवान का रूप। स्वास्थ्यपैथी से हवा की प्रचुर मात्रा को प्रयोग में लाना सीखकर लाखों लोग पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त हो रहे हैं। इस उपचार की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय समाज में शादी को एक पवित्र बंधन माना गया है, जिसका आधार सिर्फ और सिर्फ प्रेम और विश्वास है। लेकिन शादी की ये पवित्र डोर वक्त के साथ कमजोर पड़ती जा रही है। शहरी जीवन में विवाह जैसी संस्था पर लोगों का विश्वास अब खत्म होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप तलाक के मामलों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस रिश्ते को मजबूती देने के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने तत्व मैच का सहारा लिया है और उनका ये दावा है कि इसके माध्यम से शादीशुदा जोड़ों के टकराव को एक हद तक रोका जा सकता है। आज की तारीख में मैरिज जो है एक सबसे बड़ी वो चैलेंज हो गया है कि मैं आज शादी वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की शादी करते हैं। आज उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आज हमने इतनी मेहनत करके शादी करी और कल को उनमें तलाक हो गया या उनमें इतना झगड़ा हो गया कि लड़की घर जाके बैठ गई या दोनों केस चल रहे हैं अदालत के अंदर। अदालतें केसों से भरी पड़ी है। तो तत्व मैच के आधार पर अगर हम मैट्रिमोनियल मैच सेलेक्ट करते हैं, गारंटीड है कि उनमें आपस में अनबन इतनी नहीं होगी। नोक झोंक तो चलेगी लेकिन अनबन इतनी नहीं होगी कि उनमें तलाक की नौबत। लोगों का स्वास्थ्यपैथी का महत्व फैलाने वाले प्रोफेसर अग्रवाल न सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में माहिर हैं, बल्कि समाज सेवा में भी उनकी गहरी रुचि है। समाज सेवा को लेकर उनकी इसी प्रतिबद्धता की वजह से उन्हें ETPO NGO, फैक्ट एजुकेशन ट्रस्ट एंड अग्रसेन जैसे संस्थाओं की स्थापना की है। इन संस्थाओं का मकसद भारतीय संस्कृति के विकास, शिक्षा का प्रसार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगर आप भी किसी बीमारी का इलाज करवाकर परेशान हो चुके हैं और फिर भी राहत नहीं मिल रही हो, तो एक बार जरूर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल से मिले, जो टोपोलॉजी के सहारे आपकी जटिल बीमारियों का आसान इलाज आपको बताएंगे। संपर्क करें कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल, पता 501 कुशल बाजार G62A, ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली 110019। फोन नंबर्स हैं 9999 909149, 9811654149, 9013476457।